डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपकी जो निसाब की किताब है नवाए उर्दू, उसका सबक नंबर 7 फ़िदाए वतन शहीद अब्दुल हमीद का मुताला करेंगे। इस सबक के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन साहब। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि ये जो सबक है वो शहीद अब्दुल हमीद के बारे में है, उनकी हयात और उनका जो एक कारनामा है उस कारनामे के बारे में ये सबक लिखा गया है। और जो टाइटल है, इसका जो उन्वान है वो है फ़िदाए वतन। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसके क्या माने हैं। फ़िदाए वतन यानी वतन पर फ़िदा होने वाला, वतन पर अपनी जान देने वाला। आप जानते हैं कि वीर अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल हमीद वो शख्सियत थी जिसने अपने वतन की बका की खातिर पाकिस्तान के साथ जंग करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो इसलिए इस सबक का नाम रखा गया फ़िदाए वतन, यानी वतन पर फ़िदा होने वाला शहीद अब्दुल हमीद। शहीद इसलिए लिखा गया है क्योंकि जंग में जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं हम उनको शहीद कहते हैं। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो इंसानियत और शराफत में यकीन रखता है। संस्कृत की एक कहावत के मुताबिक अहले हिंदुस्तान तमाम दुनिया को एक ख़ानदान तस्लीम करते हैं। और ये मिसाल शायद आपने सुनी भी होगी, जिसे संस्कृत में जिसे हम या कई जगह अपने ऑफिस में जो है वो तख्ते पर लिखा हुआ पढ़ा भी होगा, वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो वसुधैव है, ये जो धरती है हमारी, ये कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह, यानी पूरी दुनिया जो है ख़ानदान की तरह है। तारीख़ शाहिद है कि, शाहिद यानी गवाह है, तारीख़ शाहिद है कि हिंदुस्तानियों ने ताकतवर होने के बावजूद न तो किसी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और न ही किसी मुल्क को जंग के लिए मजबूर किया। लेकिन सद अफसोस कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने न सिर्फ हमारी सरहदों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, बल्कि हमारी इंसानियत और शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वक्तन फ़वक्तन यानी वक्त वक्त पर, हिंदी में जिसे हम कहते हैं समय समय पर, टाइम टू टाइम, हम पर जंगें भी थोपी हैं यानी हम जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हम पर जंग लाद दी गई। अब कोई ज़बरदस्ती आपसे लड़ने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? पीठ दिखाकर तो भाग नहीं सकते, तो मुकाबला करेंगे, लेकिन पहल आप नहीं करते। यानी हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो पहल नहीं करता है किसी भी तरह की जंग के लिए। लेकिन जब कोई जंग के लिए आ जाए और बिल्कुल आपके सीने पर खड़ा हो जाए, तब फिर मजबूरी होती है, आपको लड़ना पड़ता है। बहादुर शख्स या बहादुर मुल्क वो होते हैं कि फिर उस वक्त पीठ ना दिखाएं बल्कि उसका मुकाबला करें। जिनका जवाब हमारे जांबाज, अभी देखिए जांबाज, ये नून गुन्ना है, नून पूरा नहीं है, जांबाज, जान की बाजी लगाने वाले। जांबाज का मतलब वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और जान निसार, ये मिलाकर लिख दिया गया है, और वरना ये भी नून गुन्ना होता। जान निसार यानी जान को निसार करने वाले, निसार करना यानी न्यौछावर करना। तो हमारे जांबाज और जान निसार फौजियों ने अपनी जान देकर अपने वतन की हिफाजत की है। ये सेंटेंस शायद खुद गलत हो गया है। जिनका जवाब हमारे जांबाज और जान निसार फौजियों ने, नहीं सही है, जिनका जवाब हमारे जांबाज और जान निसार फौजियों ने देकर अपने वतन की हिफाजत की, यानी उनके इस हमले का जवाब जो है वो हमारे बहादुर फौजियों ने दिया और अपने वतन की हिफाजत की है। मैदान जंग में यूँ तो हज़ारों फौजी शहीद होते हैं, लेकिन चंद ऐसे फौजी भी गुजरे हैं जिन्होंने मैदान जंग में अपने नुमाइंदा और इनफिरादी कारनामों के पेश नज़र शहीदों की फहरिस्त में मुनफरिद जगह बनाई। इसमें कई मुश्किल अल्फाज आ गए। देखिए, मैं जुमला वापस पढ़ता हूँ कि मैदान जंग में यूँ तो हज़ारों फौजी शहीद होते हैं, लेकिन चंद ऐसे फौजी भी गुजरे हैं जिन्होंने मैदान जंग में अपने नुमाइंदा और इनफिरादी कारनामे, नुमाइंदा स्पेसिफिक कारनामे उन्होंने किए, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इनफिरादी यानी व्यक्तिगत, अकेले तने तन्हा उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। एक तो मुकम्मल फौज या 10-20 आदमी कोई कारनामा अंजाम देते हैं, वो
لیکن یہ ہے انفرادی. کچھ کارنامے ایسے ہوتے ہیں جو اکیلا کوئی تنہا کوئی آدمی اکیلا انجام دیتا ہے, تو وہ انفرادی کارنامہ. ان انفرادی کارناموں کی وجہ سے, ان انفرادی کارناموں کے پیش نظر ایسے لوگوں نے شہیدوں کی فہرست میں, فہرست کا مطلب ہوتا ہے سوچی, شہیدوں کی جو سوچی ہے, جو فہرست ہے, جو انڈیکس ہے, اس میں انہوں نے منفرد جگہ بنے. منفرد یعنی ڈفرینٹ, بالکل الگ, ایک بالکل ہی الگ جگہ انہوں نے بنائی ہے اپنے کارنامے کی وجہ سے. ایسے جاں باز اور جاں نثار وطن پرستوں میں ایک نام فدائے وطن شہید عبدالحمید کا بھی ہے. تو ایسے کچھ ہی جاں باز ہوتے ہیں جو اکیلے اپنے دم پر بہت کچھ کر جاتے ہیں, انہی لوگوں میں سے ایک نام شہید عبدالحمید کا بھی ہے. عبدالحمید کی ولادت, ولادت کہتے ہیں پیدائش کو, صوبہ اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے مشہور گاؤں دھامو پور کے ایک پسماندہ خاندان میں, پسماندہ یعنی پچھڑے ہوئے خاندان میں 31 جنوری 1933 کو ہوئی. تو عبدالحمید کی جو ولادت ہے وہ صوبہ یعنی راجیہ اتر پردیش اسٹیٹ میں, اور اس کا جو ایک ضلع ہے غازی پور, اس کے ایک گاؤں میں, دھامو پور نام کے گاؤں میں پچھڑے ہوئے ایک غریب اور بیکورڈ طبقے میں پیدائش ہوئی. عبدالحمید کے والد کا نام محمد عثمان تھا, جو گزر بسر کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے. لیکن عبدالحمید کی اپنے آبائی پیشے میں, آبائی یعنی وہ پیشہ, وہ کام جو باپ دادے کرتے آ رہے ہیں, عبدالحمید کی اپنے آبائی پیشے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یعنی اپنے باپ داداؤں کا جو کام ان کا چلا آ رہا تھا درزی والا, آبائی کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو ان کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, تو انہیں اس کام میں دلچسپی نہیں تھی, درزی کے کام میں. انہیں تو کشتی کی مشق کرنے, مشق یعنی پریکٹس, افنتی ندی کو پار کرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے میں لطف آتا تھا, مزہ آتا تھا. یعنی ایسے بہادری والے کام کرنے میں انہیں مزہ آتا تھا. ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جی جان سے کوشش کی, اور ہمیشہ عبدالحمید کو حب الوطنی یعنی وطن کی محبت, حب کا مطلب ہوتا ہے محبت, حب الوطنی وطن کی محبت, قومی یکجہتی, یکجہتی یعنی ایک جگہ ہونا, ایکتا, قومی ایکتا, قومی یکجہتی یعنی قومی ایکتا, اور وطن کے تحفظ کا درس دیا. وطن کا تحفظ یعنی وطن کی حفاظت ہمیشہ کرنی چاہیے, اس کا درس دیا, اس کا سبق پڑھایا, پاٹ پڑھایا. عبدالحمید بچپن ہی سے ہونہار تھے. ایک مرتبہ کسی غریب کسان کی فصل کو زمیندار کے لوگ جبراً لے جانا چاہتے تھے, لیکن عبدالحمید نے تنہا یعنی بالکل اکیلے تقریباً 50 لوگوں کا جاں بازی سے مقابلہ کر کے کسان کی فصل کو بچایا. یعنی وہ شروع سے ہی جو ہے وہ بہادر تھے اور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح جب 1954 میں منگئی ندی نے غازی پور جنپد یعنی ضلع غازی پور جنپد کے پدمپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچا دی, تو بقول سید احسان علی عبدالحمید نے اپنی جان پر کھیل کر 57 لوگوں کو موت کے منہ سے جانے سے بچایا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ باڑھ آ گئی اور منگئی ندی جو ہے وہ افان پر آ گئی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ غازی پور جنپد کے پدمپور اور اس کے آس پاس کے جو گاؤں تھے, علاقے تھے, وہاں پر پانی بھر گیا, باڑھ آ گئی اور لوگ ڈوبنے لگے. تب انہوں نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی. اور یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات بتائی سید احسان علی نے. بقول کا مطلب ہے قول کے مطابق, سید احسان علی کے قول کے مطابق, ان کی بات کے مطابق. عبدالحمید کی عمر جب 21 برس ہوئی تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ستانے لگی. 21 سال کے ہوئے تو اپنے لگنے لگا کہ ذریعہ معاش یعنی کچھ کھانے کمانے کا بھی جو ہے وہ کام دھندا کرنا چاہیے. وہ پہل ریلوے میں ملازمت حاصل کرنے گئے تو انہیں اپنے والدین کا دیا ہوا درس اور نصیحت یاد آئی. ان کی والدہ سکینہ بیگم نے انہیں ہمیشہ فوج میں بھرتی ہو کر وطن کے تحفظ کی تحریک دلائی تھی. یعنی ان کی والدہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ فوج میں بھرتی ہو اور ملک کی حفاظت کرے اور ملک کی حفاظت کا کام کرے. تو ریلوے میں جب آپ بھرتی ہونے گئے تب آپ کو اپنی وہاں کا دیا ہوا سبق یاد آیا. لہٰذا عبدالحمید ریلوے میں ملازمت کا ارادہ ترک یعنی چھوڑ دینا. انہوں نے ریلوے کی ملازمت کا, ریلوے کی نوکری کا ارادہ چھوڑ دیا. اسی سال یعنی 27 دسمبر 1954 کو وارانسی بھرتی بورڈ پہنچے. یہاں انہیں فوجی کی حیثیت سے بھرتی کر لیا گیا اور نصیر آباد چھاونی جو اجمیر شریف میں ہے ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا.
यहाँ फौजी तरबियत देने वाले अफसर उनकी फ़र्ज शनासी से बहुत खुश थे। फ़र्ज शनासी यानी अपने फ़र्ज़ को अच्छे ढंग से, अपने फ़र्ज़ को मुस्तैदी से पूरा करना, ये कहलाती है फ़र्ज शनासी, अपने काम को अच्छे ढंग से अंजाम देना। अब्दुल हमीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पक्के अक़ीदतमंद थे। उन्हें जब भी मौका मिलता वो नसीराबाद से गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देने चले आते थे। सैयद एहसान अली ने इस बाबत एक वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि एक बार अपने 4-5 साथियों के साथ अब्दुल हमीद अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफ़ी दरगाह पर दर्शन करने के लिए गए। अब्दुल हमीद और उनके साथियों को आस्ताने की भीड़ में दर्शन करने में देर हो गई और नसीराबाद जाने वाली पैसेंजर गाड़ी छूट गई। ट्रेनिंग कैंप में देर से पहुंचने के डर से और अपनी फ़र्ज शनासी पर आँच आती देख हमीद के मुंह से यकायक निकला, ये तो बहुत बुरा हुआ। मजहबी अक़ीदत के अब्दुल हमीद ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने की तरफ मुँह करके खड़े हो गए और एक फरियादी की तरह कहने लगे, बाबा आज हमको कोई सज़ा मिली तो फिर कभी नहीं आएंगे। अब्दुल हमीद इतना कहकर वहाँ से 15 कोस पैदल ही जल्दी जल्दी साथियों के साथ नसीराबाद मिलिट्री कैंप पहुँच गए और मन ही मन सोचते रहे कि ट्रेनर की डांट खानी पड़ेगी। तभी सामने से कुछ दूरी पर आ रहे ट्रेनर उस्ताद ने डपटने के बजाय पूछा, खाना वाना खाया है? इस पर हमीद ने कहा, हाँ सर खा चुके हैं। ये सुनकर उस्ताद मेजर हंसे और कहा, खाना तो मैस से लाकर हमने रखा है तुम्हारा, जाकर खाना खाइए, बाकी कल परेड में देखा जाएगा। इस वाक़े के बाद अब्दुल हमीद की गरीब नवाज में और गहरी अक़ीदत हो गई। अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी फ़ौज में इब्तदान यानी शुरू में इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया। फ़ौज में आप नायक, हवलदार और कंपनी कमांडर जैसे ओहदों पर तैनात रहे। ये जो तैनात लफ्ज़ है इसको आप देखें, हिंदी में तो हम बहुत आसानी से लिख देते हैं ताकि ऊपर 2 मात्राएं लगाकर, लेकिन उर्दू में अगर आप इसको देखेंगे तो ते के बाद आयन है, और अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप इसको ते के बाद ये जोड़कर लिख देंगे जो कि गलत होगा, तैनात। अब्दुल हमीद जब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे तब उन्होंने ख़तरनाक डाकू इनायत अली को गिरफ्तार करवाया, तो उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें लांस नायक बना दिया गया, यानी उनका प्रमोशन कर दिया गया। डाकू को पकड़ने की वजह से आपका प्रमोशन हो गया और आप लांस नायक बना दिए गए। जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब अब्दुल हमीद नेफा में तैनात थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्हें मैदान जंग में अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, उन दिनों अब्दुल हमीद पंजाब की सरहद पर तैनात थे। यहाँ उन्हें अपनी बहादुरी और दिलेरी के जौहर दिखाने और मादर वतन का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। मादर वतन, मादर कहते हैं माँ को, मादर यानी माँ, तो माँ का कर्ज चुकाने का, वतन जो है माँ की तरह है, उसका कर्ज चुकाने का उनको मौका मिला। अब्दुल हमीद इस मर्तबा बहुत खुश थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई नूर हसन, जिन्हें प्यार से झुन्नन भी कहते थे, से जंग के मोर्चे पर जाने से पहले कहा कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना झुन्नन, हम भी जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे। अब्दुल हमीद की ये पेशीन गोई यानी भविष्यवाणी, अब्दुल हमीद की ये पेशीन गोई सच साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर अब्दुल हमीद को परम वीर चक्र के अलावा उनकी नुमाइंदा फौजी खिदमत के लिए सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल, रक्षा सेवा मेडल और महावीर चक्र जैसे एजाजात से नवाजा गया। एजाजात यानी सम्मान, इनाम दिए जाते हैं, सम्मान किया जाता है, वो सम्मान से नवाजा गया। 30 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अचानक हमला किया, तो हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कमर कस ली। अब्दुल हमीद ने सबसे पहले हिंदुस्तानी फौज के लिए खतरा बने पुन्नू पुल को अपनी जबरदस्त निशानेबाजी का सबूत देते हुए अपनी RCL गन से उड़ा दिया। यानी एक पुल था जिसका नाम था पुन्नू पुल, और वो पुन्नू पुल जो है वो खतरनाक साबित हो सकता था। उसके जरिए जो है पाकिस्तानी फौजी जो है वो हिंदुस्तान की सरहद में घुस सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी RCL गन से
जो है उस पुन्नू पुल को ही उड़ा दिया। बाद अज़ां यानी इसके बाद 9 सितंबर 1965 को हिंदुस्तानी फौज को खेमकरन सेक्टर में पहुंचने का हुक्म दिया गया। फौजी 16 घंटे का सफ़र करके थके हुए थे। इसी दौरान अचानक तकरीबन सुबह 9 बजे पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की आहट सुनाई देने लगी। पैटर्न टैंक एक तरह के टैंक होते हैं जो उस ज़माने में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी वाले और ख़तरनाक टैंक से समझे जाते थे, जो हिंदुस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इनका नाम था पैटर्न टैंक। अब्दुल हमीद ने नाजुक हालात के पेश नज़र अपनी दानिशमंदी यानी समझदारी और चाबुक दस्ती यानी तेज़ी फुर्ती का सबूत दिया। उनके पास एक जीप थी जिस पर तोप लगी हुई थी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की नज़र से बचकर अपनी जीप को एक टीले की आड़ में ले लिया, आड़ में यानी ओट में ले लिया, पीछे ले लिया और निशाना लगाकर एक के बाद दीगरे एक के बाद एक पाकिस्तान के 3 पैटर्न टैंकों की परख से उड़ा दी। इसी बीच पाकिस्तानी कमांडर ने उन्हें निशाना लगाते देख लिया तो पाकिस्तानी फौज ने उन्हें घेर कर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक का एक गोला अब्दुल हमीद के बाएं हाथ को हवा में ले उड़ा, यानी उनके एक गोला उधर से लगा पैटर्न टैंक का तो उनका जो बायां हाथ था वो उड़ गया, जिस्म से अलग हो गया। अब्दुल हमीद ने इस पर भी हिम्मत नहीं हारी। वो आखिरी दम तक अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सांस टूटते वक्त उनका आखिरी जुमला ये था, साथियों आगे बढ़ो। और अब्दुल हमीद ने 32 बरस की उम्र में इस तरह जामे शहादत नोश फरमाया। हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ती रही और पाकिस्तानी फौज मुंह की खाकर पीछे हटती रही और आखिरकार पाकिस्तानी फौज को हथियार डालकर घुटने टेकने पड़े। गाजीपुर के मजिस्ट्रेट जब अब्दुल हमीद की शहादत की खबर सुनकर लेकर उनके वालिद मोहम्मद उस्मान के पास पहुंचे तो बकौल सैयद एहसान अली उनके वालिद ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, हमें फ़ख्र है अपने बेटे पर कि वो जंग में पीठ दिखाकर नहीं भागे, ऐसा काम करके शहीद हुए हैं कि दुनिया सैकड़ों साल तक याद रखेगी। अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हुए हुकूमत हिंद ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। ये एजाज़ उनकी अहलिया इनकी वाइफ बीवी रसूलन बीबी ने सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्णन के हाथों 26 जनवरी को हासिल किया। सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति, जमहूरियत लोकतंत्र को कहते हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, इसलिए जो भारतीय लोकतंत्र के राष्ट्रपति होते हैं उसको हम उर्दू में कहते हैं सदर जमहूरिया। तो 26 जनवरी को राधा कृष्णन के हाथ से उनकी जो बीवी थी, अहलिया थी रसूलन बीबी, उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। शहीद अब्दुल हमीद की याद को ताज़ा रखते हुए उनके गांव का नाम अब्दुल हमीद धाम रखा गया। इसके अलावा उनके गांव के एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और एक डिस्पेंसरी का नाम भी अब्दुल हमीद से मंसूब है। 28 जनवरी 2000 को महकमा डाक ने यानी डाक के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल वर्क्स जो है डाक का जो डिपार्टमेंट हमारा, उसने उन पर 3 रुपये का एक डाक टिकट जारी किया। खेमकरन पंजाब में जहां अब्दुल हमीद ने शहादत पाई थी वहां उनका मकबरा तामीर कराया गया। यहाँ उनके यौम शहादत पर यानी शहादत के दिन पर हर साल मेला लगता है और उन्हें अहले हिंदुस्तान खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो ये था शहीद अब्दुल हमीद साहब के बारे में एक चैप्टर था जो डिटेल में था और ये सबक यहाँ ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज पर गुफ्तगू करेंगे और उसके जो सवालात हैं मश्क़ उस पर बातचीत करेंगे। आप एक बार ख़ुद इस सबक को पढ़िए और आपको जो अल्फाज मुश्किल लगते हैं उनको अपनी डायरी में नोट भी कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो देखने के बाद आप साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए और ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और कौन से नहीं देख रहे हैं। ख़ास तौर से मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स से एक गुजारिश करूँगा कि वो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें।